स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत सा। आज की क्लास में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा को बनाया गया था। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जबकि इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हालांकि इसने अपना काम 26 नवंबर 1949 को ही पूरा कर लिया था और यही समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की होती है, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान बनने में इतना समय लगा है। मेन मुद्दा यह है, 389 लोगों वाली ये संविधान सभा किसी भी कार्य को कैसे अंजाम दी होगी। क्या कोई भी कार्य 389 लोग मिलकर कर रहे होंगे? रियल में ऐसा होना संभव नहीं है। सपोज कीजिए, अगर कहीं पर कोई उत्सव का आयोजन किया जाना है, उस उत्सव के आयोजन करने वाले 389 लोग हैं। इस उत्सव के लिए हमें स्वागत के लिए कुछ कार्य करना है, हमें इसमें कुछ व्यवस्थाएं करनी है, भोजन आदि की व्यवस्था करनी है। इसी तरीके से इसमें कुछ लोगों को सजावट आदि की व्यवस्थाएं के लिए कहा गया है। तो क्या सभी लोग अगर स्वागत के लिए, व्यवस्था के लिए, सजावट के लिए कार्य करें तो ये क्या संभव है? लेकिन अगर इन्हीं में से कुछ लोगों की एक टीम बना दिया जाए, 10 लोगों को स्वागत का कार्य दे दिया जाए, 10 लोगों को व्यवस्था की कार्य दे दिया जाए, 10 लोगों को सजावट का कार्य सौंपा जाए, तो ऐसे में यह उत्सव का आयोजन सही ढंग से होना ज़्यादा संभव प्रतीत होता है। इसी तरीके से 389 लोगों को अलग अलग कुछ टीम बना करके कुछ कार्य सौंप दिए गए। इन्हीं बात को प्रमुख समितियां कहा जाता है। तो संविधान के लिए जितने भी कार्य थे, जैसे कि संघ शक्ति के लिए सोचने की बात थी, मूल अधिकार के लिए सोचने की बात थी, इन सभी को अलग अलग कुछ समितियों में बांट दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए, यहाँ पर विभिन्न समितियां बनाई गई थी। विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ऐसी बड़ी छोटी काफी समितियां हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी समिति है वह 7 से 8 होती है, जिन्हें ये सारे कार्य सौंपे गए थे। इनमें अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वह थी आपकी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। प्रारूप समिति जो सबसे प्रमुख समिति थी वह थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। कहने का अर्थ है ड्राफ्टिंग करना, संविधान का जो रूपरेखा तैयार करना था, जो ड्राफ्ट तैयार करना था, ये इस समिति का मुख्य कार्य था। और इस समिति ने अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से अंजाम भी दिया। इसमें अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर को लेकर इसमें 7 सदस्य थे, यानी इन्हें शामिल करते हुए 7 सदस्य हैं। यानी B.R. अम्बेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। इन सदस्यों की बात करी जाए तो इनमें सभी का नाम आपको ध्यान रखना है। एक है एन गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर, जो पहले हैं वो है एन गोपालास्वामी अयंगर। जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगर।
अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, इसी तरह माफ कीजिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है इनका नाम, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे के एम मुंशी। आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति में एकमात्र कौन व्यक्ति कांग्रेस से थे, तो के एम मुंशी यहाँ एकमात्र व्यक्ति है जो कांग्रेस से है। इस रूप में ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति में बाकी सभी व्यक्ति अदर जनरल पार्टी से है या फिर स्वतंत्र पार्टी से हैं, लेकिन के एम मुंशी कांग्रेस से थे। इसके अलावा है मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। इसके अलावा जो एक और व्यक्ति हैं वो हैं बी एल मित्र। हालांकि बी एल मित्र के बदले लास्ट में यहाँ पर आ जाते हैं एन माधवराव। तो बी एल मित्र पहले रहते हैं और इनके बदले में आगे चल के आ जाते हैं एन माधवराव। इसी तरीके से बी एल मित्र यहाँ बीमार रहते हैं, इसीलिए इनकी जगह पर एन माधवराव को लाया जाता है। और जो अंतिम व्यक्ति होते हैं वो होते हैं डीपी खेतान, और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए डीपी खेतान के बदले टीटी कृष्णामचारी को, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है इसीलिए टीटी कृष्णामचारी को यहाँ पे सदस्य बनाया जाता है। तो इस तरीके से प्रारूप समिति की भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य होते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है बी आर अम्बेडकर को लेकर 7 सदस्य थे, जिनमें एक तो बी आर अम्बेडकर हो गए, बाकी 6 लोगों में एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा के एम मुंशी जो कांग्रेस से थे, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र के बदले एन माधवराव और डीपी खेतान के बदले टीटी कृष्णामचारी शामिल थे। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ी समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अलावा जो दूसरी बड़ी समिति है उस समिति का नाम है आपका संघ संविधान समिति। तो दूसरी बड़ी समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। अगर बात करें तो भारत में दिल्ली केंद्र कहलाती है और यहाँ काफी राज्य हैं, 28 राज्य हैं जो प्रांत कहलाते हैं। जो प्रांतों को जो जोड़ने का कार्य था शुरुआती स्तर पर आजादी के समय विभिन्न रियासतों को जोड़ने की जो बातें चल रही थी, उनके लिए एक नाम आपको याद रखना है, वो नाम है पटेल जी। वो व्यक्ति है पटेल। अब पटेल जी जो इनको देशी रियासतों को जोड़ने के लिए, राज्यों को एकत्रित करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि जो केंद्र स्तर पर जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे जेएल नेहरू। जेएल नेहरू, ये दोनों बात आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे में संघ संविधान समिति, संघ मतलब केंद्र, तो संघ संविधान समिति के जो मतलब अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कैसे? तो इस अनुसार आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, तो अब यहाँ भी संघ शक्ति समिति को लेकर, क्योंकि फिर से संघ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका उत्तर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू। तो इस तरीके से इस हैक्स को ध्यान में रख करके
आप समितियों के अध्यक्ष को आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे प्रश्न बनता है। इसी आधार पर अगर मौलिक अधिकार के लिए आपसे पूछा जाए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज के लिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, तो जो अब इसके अध्यक्ष होंगे ये वापस से पटेल जी हो जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर रहा है, फिर यहाँ पे अध्यक्ष इनको हो जाएंगे पटेल जी। क्लियर है? तो ये कुछ हैक्स याद रखेंगे। एक संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांत वाला है तो संघ प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल हैं, संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति तो इसमें हो जाएंगे पटेल जी। इसमें क्यों कौन हो जाएंगे? पटेल जी हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे दो बात आपको और ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए नियम समिति, ये भी बड़ी समिति है, नियम समिति जिसे कहा जाता है स्टीयरिंग कमेटी, नियम समिति। बताइए, आपने पिछली क्लास को अगर किया होगा तो पिछली क्लास में हमने कहा था जो प्रथम अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष का ही तो कार्य है नियम बनाना, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए प्रोसीजर कमेटी या संचालन समिति, तो अगेन से संचालन का कार्य किसके पास होता है? तो संचालन का कार्य होता है अध्यक्ष के पास। तो फिर से इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, और दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। अब अगर बात किया जाए, एक लास्ट आपको याद करना है, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, इसमें बताया गया है राज्यों को क्या पावर मिलेगी, तो इसमें आ जाएंगे जेएल नेहरू। अब आप कह सकते हैं जो राज्य यहाँ पे लगा है तो आपके हैक्स के अनुसार तो पंडित जवाहर सरदार पटेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ राज्यों को क्या पावर्स दिए जाएं ये तय करने के लिए जेएल नेहरू ही इसमें आएंगे। इसे आप एक्सेप्शन के रूप में भी याद कर सकते हैं या फिर समझने के अनुसार भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रमुख समितियाँ थी जो अलग अलग कार्य करने के लिए जानी जा रही थी। क्लियर है? इसी तरीके से एक और समिति है, वो है झंडा समिति, झंडा समिति। एक और समिति को देख लीजिए, वो है झंडा समिति। और झंडा समिति के अध्यक्ष, फिर से झंडा समिति को नियम वगैरह की बात की जा रही थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इसमें अन्य सदस्य के रूप में अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल थे, लेकिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है? अगर कुछ छोटी समितियों की बात कर लें तो दो छोटी समितियां काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि प्रश्न हमेशा इन बड़ी समितियों से ही आती है, लेकिन फिर भी दो छोटी समितियों की अगर बात करें तो वो उप समिति के रूप में, एक थी मूल अधिकार उप समिति, एक थी मूल अधिकार उप समिति। देखिए, मूल अधिकार वाली बड़ी समिति जो है उसके अध्यक्ष तो पटेल जी थे, लेकिन मूल अधिकार अगर उप समिति की बात किया जाए उसके अंतर्गत छोटी समिति थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। साथ ही साथ अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए, अल्पसंख्यक उप समिति, ये दोनों उस बड़े समिति के अंतर्गत छोटे छोटे समितियां थी। अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आपको बता दें ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? एच.सी. मुखर्जी। एक एच.सी. मुखर्जी
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जरा कमेंट के जरिए आप बताइए इन्हें कब, किस तारीख को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किस तारीख को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये कमेंट के जरिए आपको बताना है। खैर, तो यहाँ पे कई समितियां थी, समितियां क्यों गठित की गई थी ये बात आपने जान ली है ताकि कार्य में आसानी हो जाए, और यहाँ पर संविधान आपका इन समितियों के माध्यम से बनकर तैयार हुआ। ठीक है, चलिए तो अब अगली क्लास में हम लोग को जो जानना है वो है संविधान कहाँ कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, यानी संविधान का स्रोत क्या है। क्लियर है? तो हम लोग अगली क्लास में संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, कि संविधान कहाँ कहाँ से, संविधान का कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तब तक इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।